तो इन पेशेंट में एयरवे की केयर करनी है, स्मॉल साइज ट्यूब आपने जो है वो देखना है। इसके अलावा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगी, तो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, और एक्सपर्टीज के साथ आपने अवेक फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन करनी है। ठीक है, सवेयर केसेस में अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन आपके पास होगा। अच्छा, इसके अलावा सोडियम थायोपेंटोन फॉर इंडक्शन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोडियम थायोपेंटोन जो है प्री इक्लेम्पिया पेशेंट है, तो सोडियम थायोपेंटोन का एक फायदा यह है कि एंटी कन्वल्सिव प्रॉपर्टीज है इनकी, तो ये एंटी कन्वल्सिव है। तो एंटी कन्वल्सिव है, तो पेशेंट अगर प्री इक्लेम्पिया है तो एज अ प्रोफाइलेक्टिक भी आपने ये यूज कर लिया, पेशेंट को इक्लेम्पिया नहीं होगा। एक तो ये फायदा इसका होगा। इसके अलावा आप प्रोपोफॉल भी यूज कर सकते हैं। अगर सोडियम थायोपेंटोन तो आजकल यूज नहीं करते हम, तो गुड चॉइस जो है वो जो प्रोपोफॉल है वो है। तो प्रोपोफॉल जो है वो यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उनमें हाइपरटेंशन होगी, या सिंपैथेटिक जो उनमें स्टिमुलेशन होगी, तो वो ज्यादा लेरिंगोस्कोपी एंड इंट्यूबेशन के दौरान होगा। तो एक तो आपने ये करना है कि पेशेंट को डीप एनेस्थेटाइज करना है, डीप, उसको डीप करना है। ठीक है, तो एक तो आपने पेशेंट को करना है डीप, प्रॉपर इनेस्थीसिया देना है। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट भी साथ में देना है, और एनाल्जीसिया भी, प्रॉपर एनाल्जीसिया भी, ताकि उसको पेन ना हो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ना हो, और जो आपके पास स्ट्रेस होगा ना, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, वो रिलीज नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, डीप एनेस्थेटाइज्ड, प्रॉपर मसल रिलैक्सेशन डोज एंड एनाल्जीसिया। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए इसके अलावा जो है एंजाइलाइटिक भी दे सकते हैं। एंजाइटी भी आपने कम करनी है, तो एंजाइलाइटिक्स। और जो चेंजेस आएगी तो उसके लिए मतलब, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थोड़ी बहुत अगर होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उसके लिए आप जो है प्री मेडिकेशन में क्या कर सकते हैं, प्री मेडिकेशन में आप जो है वो बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, और ओपियाइड जो है वो भी दे सकते हैं। तो ऑप्टेंड हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स टू लेरिंगोस्कोपी, अल्फेंटानिल 1 to 2 मिलीग्राम। अल्फेंटानिल जो है 1 to 2 मिलीग्राम आप वो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, इन्फॉर्म द पीडियाट्रिशियन। क्योंकि एक तो अल्फेंटानिल क्यों देंगे, अल्फेंटानिल जो है वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, पोर्टेंट ओपियाइड है, तो ये सबसे बेस्ट होगा आपके पास। ठीक है, अल्फेंटानिल जो है या फेंटानिल जो है, ठीक है, तो वो गुड चॉइस है क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है, तो ये आपके पास जो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है वो उतना ज्यादा काज नहीं करेंगे। दूसरा, आपने पेशेंट पीडियाट्रिशियन है उसको इन्फॉर्म करना है, क्यों, क्योंकि ये ओपियाइड्स है, और ज्यादातर जो ओपियाइड है ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, तो ये फीटल डिप्रेशन काज कर सकते हैं, फीटल रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। तो आपने इन्फॉर्म द पीडियाट्रिशियन करना है कि मैं जो है पेशेंट को अल्फेंटानिल एडवाइस कर रहा हूँ, मैं अल्फेंटानिल दे रहा हूँ, ओपियाइड दे रहा हूँ, तो जो फीटस है उसको आप मॉनिटर कर लें। ठीक है, ताकि वो डिलीवरी के बाद फिर डायरेक्टली जो है वो बेबी को ऑक्सीजन या उसकी जो मतलब इमीडिएटली जो है ब्रीथिंग सपोर्ट उसको दे दें। Labetalol 10 to 20 milligram before induction. In severe preeclampsia, intra-arterial blood pressure monitoring is required बिफोर इंडक्शन। ठीक है, तो अगर सवीर प्री इक्लेम्पिया हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर वहां पे ब्लड प्रेशर जो है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो बीट टू बीट मयरिंग के लिए इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, फिर आप जो है इन्वेजिव आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। और ये ज्यादा एक्यूरेट भी होता है। जो नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है वो इन्वेजिव, सॉरी, इन्वेजिव जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है ना इंट्रा,
तो दिस इज मोर एक्यूरेट देन द नॉन इन्वेजिव। और इसके जरिए से आप इजीली पेशेंट को जो इंटी हाइपरटेंसिव है वो एडवाइस कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि मैंने जो जो मतलब मैंने ड्रग दे दी है ना, तो वो पेशेंट पे क्या इफेक्ट कर रहा है, वो इफेक्टिव है या नहीं है इफेक्टिव। अच्छा, अगर आप पेशेंट को मैग्नीशियम जो है वो दे रहे, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे, तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट जो है उनको पोटेंशिएट करता है। ठीक है, तो वो प्रोलोंग होगी आपके पास, जो मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है वो प्रोलोंग हो जाएगी। जब वो प्रोलोंग होगी तो आप क्या करेंगे, रिड्यूस डोज जो है वो आप यूज करेंगे। नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, तो वो आपने क्या करना है, रिड्यूस डोज जो है वो यूज करना है। अच्छा, तो इफ मैग्नीशियम हैज बीन यूज एक्सपेक्ट अ प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट एजेंट, तो यूज अ रिड्यूस डोज। मैग्नीशियम आल्सो काज, अच्छा मैग्नीशियम इसके अलावा क्या करता है, वो यूटेराइन रिलैक्सेशन काज कर रहा है। तो यूटेराइन रिलैक्सेशन होगी, और हमें तो यूटेराइन रिलैक्सेशन चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो कंट्रैक्शन चाहिए। जी, सी सेक्शन के दौरान या अगर डिलीवरी है तो उसके दौरान वी नीड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो मैग्नीशियम काज यूटेराइन रिलैक्सेशन, तो फिर क्या करना है, ऑक्सीटोसिन का डोज जो है वो थोड़ा बढ़ा देना है आपने। ठीक है, ताकि प्रॉपर यूटेराइन कंट्रैक्शन हो। यूटेराइन कंट्रैक्शन का फायदा क्या है, एक तो फायदा ये है कि डिलीवरी में हेल्प करेगा, डिलीवरी इजीली होगी। दूसरा ये है कि जब आप लोगों ने अक्सर, अगर आप लोगों ने गायनी में काम किए तो आप देखेंगे जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो सर्जन है वो क्या करते हैं, जो तो उसके बाद वो करते हैं यूटेराइन जो है उसकी मसाज करते हैं। ठीक है, यूटेराइन की मसाज। तो वो यूटेराइन की मसाज क्यों करते हैं, क्योंकि वो मतलब बाहर से वो उसमें कंट्रैक्शन स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो उस कंट्रैक्शन का फायदा ये होता है क्योंकि यहाँ पे आर्टरी होती है, तो वो आर्टरी जो है वो कंप्रेस हो जाती है। तो आर्टरी कंप्रेस हो जाती है तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी। तो जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, ब्लीडिंग आपके पास जो होगी ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो उससे जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो पोस्टमार्टम हेमरेज के चांसेस उन प्रेगनेंसीज में ज्यादा होगी जहां पे आपके पास यूटेराइन रिलैक्सेशन होगी। तो यूटेराइन रिलैक्सेशन का एक नुकसान ये भी है कि पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। अच्छा, इंश्योर एडिक्वेट एनाल्जेसिया बिफोर एक्सट्यूबेशन, एक्सट्यूबेटिंग द हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स। इंश्योर एडिक्वेट एनाल्जेसिया बिफोर एक्सट्यूबेशन, ठीक है। तो बिफोर एक्सट्यूबेशन भी आपने जो है वो एनाल्जेसिया का ख्याल रखना है। ठीक है, ताकि पेशेंट को, क्योंकि इंट्यूबेशन के दौरान जिस तरह सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, सेम है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो एक्सट्यूबेशन के दौरान भी होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, अक्सर हम ब्लॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेविटेलॉल, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह वो पेशेंट को दे देते हैं, ताकि हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स वो ब्लंट हो जाए। और पेशेंट को आपने यहाँ पे जो करना है, तो यहाँ पे अवेक एक्सट्यूबेट नहीं करना, थोड़ा सा आपने क्या करना है, डीप एक्सट्यूबेट करना है। पेशेंट अगर डीप हो तब एक्सट्यूबेट कर ले, ताकि उसको पेन ना हो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ना हो। अच्छा, regional anesthesia, a reduced volume of colloid should be used by the end of the procedure, aim to have no more crystallite than the Meyer blood loss। ठीक है, रीजनल एनेस्थीसिया, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कोल शुड बी यूज बाय एंड द एंड ऑफ द प्रोसीजर, ताकि क्रिस्टलाइट ज्यादा ना हो। ठीक है, इन द मैयर ब्लड लॉस, जितना मैयर ब्लड लॉस है तो उसके मुताबिक जो है आपने क्रिस्टलाइट देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। और उससे बेटर ये है कि आप जो है वो पेशेंट को फिनाइलेफ्रीन या एफेड्रीन दे दें। अगर ब्लड प्रेशर जो है उसका लोअर हो रहा है तो वॉल्यूम ओवरलोड करने के बजाय आप क्या करें, फिनाइलेफ्रीन थोड़ा पेशेंट को दे दें। इफेक्टिव पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया इज रिक्वायर्ड, अवॉइड एनसेड। ठीक है,
इंसेड नहीं देना, क्योंकि रीनल इम्पेयरमेंट हो सकती है इन पेशेंट में, तो इंसेड आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्रोटीनूरिया वगैरह हो रहा है ना, तो अवॉइड करना है इंसेड को। When proteinuria is resolved, NSAID may be introduced. जब proteinuria resolve हो जाए फिर आप दे सकते हैं। An eclampsia patient on calcium channel blocker is particular risk for toxicity। ठीक है, वो जो इक्लिम्शिया पेशेंट होते हैं और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, तो वो टॉक्सिसिटी उनमें हो सकती है। तो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एंटीडोट क्या है? अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कंटिन्यू केयर है एचडीयू और आईसीयू में। ये पोस्ट ऑपरेटिव की बात कर रहे हैं फिर। ठीक है, हेल्प सिंड्रोम, तो हेल्प सिंड्रोम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, हेल्प मीन hemolysis, elevated liver enzyme and low platelet। तो evidence of hemolysis, a falling of HB concentration without evidence of overt bleeding and hemoglobinuria, elevated bilirubin in serum and urine। ठीक है, तो एलिवेटेड लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है या एलिवेटेड एलएफटीज है, लिवर फेलियर है, हेपेटिक रप्चर है, फॉलिंग प्लेटलेट काउंट है, प्लेटलेट लेस देन 50,000 पर लीटर, तो ये हमें इंडिकेट करता है सवीर प्री क्लैम्पिया या इक्लैम्पिया, सवीर प्री क्लैम्पिया। ठीक है, तो हेल्प सिंड्रोम क्या है कि आपके पास अगर हीमोलाइसिस हो, हीमोग्लोबिन जो है वो फॉल हो रहा है लेकिन ब्लीडिंग आपको नजर नहीं आ रही, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस है। ठीक है, इसके अलावा एलिवेटेड लिवर एंजाइम है और लो प्लेटलेट काउंट्स है। तो ये हमें क्या बताएगा? ये हमें सवेयर डिजीज के बारे में इंडिकेट करेगा कि प्री क्लेम्पिया है लेकिन इट इज अ सवेयर फॉर्म ऑफ प्री क्लेम्पिया, द पेशेंट गोज इनटू सवेयर। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डिफिनेटिव ट्रीटमेंट इज द डिलीवरी। The method of delivery depend upon maternal condition and likelihood of successfully inducing labor। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करता है? मेथड ऑफ डिलीवरी, मैटरनल कंडीशन पे भी और सक्सेसफुली इंड्यूसिंग लेबर पे। क्या आप सक्सेसफुली इंड्यूस कर सकते हैं लेबर को या नहीं? अगर कर सकते हैं और हो सकता है तो फिर तो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड है या अब हाइपरटेंशन पेशेंट को हो गई है ना, सवेयर हाइपरटेंशन प्री एक्लेम्पिया हो गया है, तो वो आपके पास और कॉम्प्लिकेशन भी काज करेंगे। ठीक है, तो वो आपने पेशेंट की कंडीशन को देख के आपने देखना है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या पेशेंट को रिक्वायर्ड है इमरजेंसी सी सेक्शन। तो मोस्टली जो सवे जो हेल्प सिंड्रोम जब होगा ना, सवेयर प्री क्लेम्पिया, तो उनमें सी सेक्शन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, severe HELLP syndrome may require an urgent C-section. Coagulation abnormality may preclude the use of regional analgesia or anesthesia, but consideration given to platelet count। ठीक है, coagulation abnormality होगी तो use of regional analgesia या anesthesia आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली किस चीज को देखेंगे? प्लेटलेट काउंट को। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा तो फिर आप जो है वो दे सकते हैं, अगर प्लेटलेट काउंट एब नॉर्मल है तो फिर आपने एडवाइस नहीं करना। हेल्प सिंड्रोम, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेजर हेमरेज विद अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट। क्या हो सकती है कॉम्प्लिकेशन में आकर? एआरडीएस, रीनल फेलियर एंड डीआईसी। ऑल ऑफ दीज मे अकर ड्यूरिंग द हेल्प सिंड्रोम ड्यूरिंग द सेवियर प्री इक्लेम्पिया। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ द प्री इक्लेम्पिया एंड इक्लेम्पिया। कि किस तरह अगर आपके पास हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो जाए, हाइपरटेंशन वो प्रॉब्लम हो, तो किस तरह आपने करना है मैनेज, इनेस्थीसिया मैनेजमेंट क्या होगी।